हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। बेसिकली जो टॉपिक है फिजिक्स में अपना, दैट इज द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, है ना। इट मीन्स फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, उसके न्यूक्लियस के अंदर के बारे में, ठीक है, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अगर फ्यूजन होगा तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट क्या है हमारा, एटम्स, ठीक है। तो एटम्स में जनरली हम लोग अभी पढ़ के रहे थे बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, कि उसकी रेडियाई क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, है ना, वेलोसिटी क्या होगी, और भी डिफरेंट रिलेशंस हम लोग फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो अब जैसा आपको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया था बोर्स थ्योरी में, है ना, बोर्स थ्योरी आपने पढ़ रखा है, उसमें बताया था एनर्जी के बारे में, है ना, कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज -13.6 z square by n square, है ना, and you can calculate the energy for the different orbits or cell by using this relation for any हाइड्रोजन एटम, है ना। ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, है ना। हाइड्रोजन के जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो आपके पास हाइड्रोजन रहे या फिर लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम मीन्स क्या हो गया आपका +2, हीलियम मीन्स क्या +1, है ना। तो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, है ना। सो ऑल आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। आपको मैंने बताया था, है ना, कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के बारे में। जिससे अगर आपके पास एक एटम है तो एटम का जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होता है दैट इज द n = 1, है ना, वो कौन सा होता है, k सेल, n = 2 इट मीन्स क्या, l सेल बोलते हैं, n = 3 इट मीन्स क्या, m सेल, n = 4 n सेल। इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, है ना। n = 1 को हम लोग एक नाम और देते हैं, कौन सा, ग्राउंड स्टेट। n = 2 को और क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, n = 3 को बोलते हैं हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 को क्या बोलोगे आप, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं, है ना, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मान लो ग्राउंड स्टेट में, और ये इलेक्ट्रॉन चाहता है जंप करना, है ना, जाना कहाँ पे जाना चाह रहा है, n = 1 से चाह रहा है n = 2 पे जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जंप करना चाह रहा है कहाँ से, n = 1 से लेकर n = 2 पे। तो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, है ना। कहाँ से जा रहा है ये, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 z²। इट मीन्स जो भी इसके बीच में एनर्जी गैप होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है जंप करना, है ना, फ्रॉम n = 1 to n = 2, देन इट मस्ट रिक्वायर्ड सम एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स में दूर जाते जाते हो ना, एनर्जी बढ़ता जाता है, ठीक है। आउटर सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर सेल में है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा है। जो सबसे नियरेस्ट है एटम के पास, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जो जितना दूर होता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये है इलेक्ट्रॉन, अगर ये चाहता है जंप करना, k से l में जाना, है ना, देन इट मस्ट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर आप इसको एनर्जी दोगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, देन इट विल गो फ्रॉम n = 1 to n = 2। सिमिलरली अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, है ना, देन इट विल गो और जंप फ्रॉम n = 1 to n = 3। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना एनर्जी देना होगा आपको, तो इनके बीच का गैप कितना है, एनर्जी का गैप कितना है ना। देखो ये कितना है, -1.5 z² और ये कितना है, -13.6 z²।
इसके बीच में एनर्जी गैप निकालो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको मिलेगा 12.9009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपके पास ये किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए, और कोई और एटम है तो आप इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, मान लो मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर किसी और एटम की बात करोगे आप तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, n = 1 पे, इसे जंप करना है कहाँ पे, सेकेंड ऑर्बिट में, इसको एनर्जी कितना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन है आपके पास फर्स्ट सेल में, इसे जाना कहाँ पे है, थर्ड सेल में, थर्ड सेल बोलो या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलो, दोनों सेम होता है। तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द एनर्जी। अगर फर्स्ट से जाना कहाँ पे है, n = 4 में, थर्ड में, है ना, तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, है ना, कि अगर चाहता है इलेक्ट्रॉन कि मैं जंप करूं एक एनर्जी सेल से या एक ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मैं जाऊं, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो एनर्जी देता कौन है, फोटॉन्स। अगर मान लो आपने लाइट के थ्रू एनर्जी दिया, लाइट के थ्रू एनर्जी दिया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, है ना, एक ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गए। एक्चुअल में इसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी आप कैसे देते हो वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं मानता हूं कि लाइट आपने दिया, एक मेटल है, मेटल पे आपने लाइट दिया, अभी आपने पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स क्या पढ़ा है उसमें, कि अगर लाइट दे रहे हो इट मीन्स क्या, फोटॉन्स गिर रहे हैं उस पर, फोटॉन्स एनर्जी दे रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर वो एनर्जी लेकर वो जंप कर सकता है या वहाँ से अपने पोजिशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली मान लो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया बाय द लाइट, बाय द फोटॉन्स, बाय द फोटॉन्स, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैंने, तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए, है ना, जो फोटॉन्स आप दे रहे हो इसकी एनर्जी कितनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर चाहते हो कि नहीं फर्स्ट से कहां चल जाए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, फोटॉन्स जो आप इस पे डालोगे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट विल बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन मेरा जंप करे फर्स्ट, है ना, ग्राउंड से कहां पे जाए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए, फोटॉन की एनर्जी कितनी चाहिए, फोटॉन की एनर्जी होगी, अच्छा नीचे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, फोटॉन की एनर्जी कितनी चाहिए, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ लो आप, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से मुझे यहां भेजना है तो एनर्जी देना होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। देखो ये नेगेटिव में ज़्यादा है, ये नेगेटिव में कम है, इट मीन्स क्या है, एक्चुअली में ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा जंप करने के लिए यहाँ से यहाँ पे, कितना एनर्जी देना होगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे दोगे, बाय द फोटॉन्स, बाय द फोटॉन्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहां से यहां जंप करे तो एनर्जी देना पड़ेगा कितना, 12.09, कौन देगा, फोटॉन्स। यहां से यहां जंप करे एनर्जी चाहिए कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन देगा, फोटॉन्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और कुछ चीज ऐड करता हूं। इसका मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर जंप करना है वन सेल से अदर सेल पे, इलेक्ट्रॉन्स को अगर जंप करना है वन सेल टू अदर सेल, है ना, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है, फोटॉन्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज बताते हैं, है ना, एक बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम आप समझ में आएगा, है ना। दो टाइप के स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं, एक क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकंड क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो क्या हुआ, सुन लो आप। मान लो ये हाइड्रोजन रहा होगा, ये एटम किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट
ऑर्बिट्स का एनर्जी सेल और इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो ऐसा कुछ होगा। मान लो एक एटम रहा होगा हाइड्रोजन का, उस पर लाइट आई, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेंज है उसमें लाइट की, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे, लेमडा के करस्पॉन्डिंग या फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या फिर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या फिर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वो फोटोन क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को मिल गया कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फोटोन क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। वो फोटोन्स क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो गए। मान लो कि 100 लोग आए, 100 फोटोन्स आए, जिस फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अगर उसे एनर्जी मिली कितनी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कहां चला जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। अगर इसको मिले एनर्जी कितनी, 12.75, तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब ये जो फोटॉन्स आए जिनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई, कैसे लॉस्ट हुई, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, वो फोटॉन्स एक्चुअल में लॉस हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना एनर्जी दे दिया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गया कहां से, ग्राउंड स्टेट से, या तो फर्स्ट में चला गया, सेकंड में चला गया, थर्ड में चला गया। अच्छा ये बताओ, क्या एनर्जी मुझे पर्टिकुलरली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए क्या मुझे एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा? तो यस, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि एक चेयर, एक मान लो टेबल वहाँ पे है, एक टेबल यहाँ पे है, मुझे जंप करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं उससे पहले आया तो भी मैं टेबल पे नहीं जा पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं छलांग लगाया तो भी मैं टेबल पे नहीं गिर पाऊँगा। इट मीन्स मुझे जो एग्जैक्ट चाहिए ना, कि मैं इतना जंप करूं ताकि उस टेबल पे जाऊं, वही चाहिए मुझे। मेरे पास दो ही स्टेट है, या तो मैं यहां पे खड़े रहूं या सामने टेबल पे जाके चढ़ जाऊं। सामने टेबल पर चढ़ने के लिए मुझे इतना गैप को क्रॉस करना होगा, और अगर मैं ज़्यादा छलांग लगाया तो मैं टेबल के उस तरफ चले जाऊंगा। दोनों केस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट इतना एनर्जी दो ताकि मैं अपने स्टेट को क्रॉस कर जाऊं, ठीक है ना। तो इसको कितना एनर्जी चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कितना चाहिए, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अगर फर्स्ट ग्राउंड से जाना है कहाँ पे, थर्ड पे, कितना एनर्जी चाहिए इसको, 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए। इट मीन्स जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना, फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कितने एनर्जी वाले, जिसकी एनर्जी या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या फिर जिसकी एनर्जी क्या हो, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या फिर जिसकी एनर्जी क्या हो, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। अगर कुछ और एटम होगा तो उसमें क्या करोगे आप, मान लो ये आप हीलियम के लिए बोलोगे, हीलियम के लिए, तो यहां क्या करना होगा, जेड क्या होगा, 2, ये एनर्जी डबल होगी, ये एनर्जी भी डबल होगी, ये एनर्जी भी डबल होगी। इट मीन्स जो हीलियम जिस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी एनर्जी ये नहीं होगी, इसका मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। जो लिथियम जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जिस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो फोटॉन्स लॉस कर जाएगा, उसकी एनर्जी कुछ और होगी। बेरिलियम के लिए कुछ और होगी। इट मीन्स डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट एटम्स के लिए ये एनर्जी अलग अलग होगी। तो क्या सारे एटम्स एक ही फोटॉन्स के एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं, डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल। तो इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम कैसा कि मान लो कितने फोटॉन्स आए, वो एब्जॉर्ब हो गए, उससे एक स्पेक्ट्रम बना। दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है उस एटम का, क्योंकि ये एक फिक्स एटम के लिए फिक्स स्पेक्ट्रम देता है। आपने देखा अभी, है ना, हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी लेवल चाहिए,
ये सारे फोटॉन्स लॉस्ट हो जाएंगे। अगर डिफरेंट 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, उसमें जिस फोटॉन्स की एनर्जी ये सब रहेगी वो सब लॉस्ट हो जाएंगे। हीलियम के लिए कुछ और होगा, लिथियम के लिए कुछ और होगा, बेरिलियम के लिए कुछ और होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के लिए जो आपका लॉस्ट फोटॉन्स होंगे, जो एब्जॉर्ब फोटॉन्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो अगर मान लो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसमें वो फ्रीक्वेंसी डार्क हो जाएगा जो एब्जॉर्ब हो चुका है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मीन्स एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना, है ना, जिसकी एनर्जी क्या हो, आइदर ये हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका रिवर्स भी ट्रू है ना, कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे रहा होगा, ठीक है। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि मान लो, अच्छा इसको क्या बोला मैंने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फोटॉन्स को एनर्जी ले लेना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा? देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में देखो क्या होगा। मान लो आपके पास, है ना, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे पहुंच चुका है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में ये था कहां पे? ग्राउंड स्टेट पे ही था, बट जंप करके चला गया कहां पे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको लगा कि नहीं, ये स्टेबल पोजीशन नहीं है, तो फाइनली क्या हुआ? वापस आ गया कहां पे? फर्स्ट पे। सिमिलरली मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया था फर्स्ट से कहां पे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और ये वापस आना चाहता है कहां पे? स्टेबल पोजीशन पे। सिमिलरली अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, चाहता है मैं वापस आ जाऊं ग्राउंड स्टेट में, तो एक्चुअल में जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आएगा कहां पे? ग्राउंड में, है ना, देन इट विल रिलीज सम एनर्जी, और वो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स और लाइट। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी कितना होगा? अगर ये आता है फर्स्ट से ग्राउंड पे आता है तो दिस मच एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी किसके टर्म में करेगा? लाइट के टर्म में, इट मीन्स क्या? फोटॉन्स के टर्म में। सिमिलरली अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ग्राउंड पे आएगा, है ना, तो ये भी क्या करेगा? इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स एनर्जी रिलीज करता है, और ये कितना करेगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता है कि थर्ड से आया कहाँ पे? ग्राउंड पे, तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा कितना? 10.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। और किसी और एटम के लिए देखोगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी और एटम के लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी उसको चाहिए। किसने दिया था? फोटॉन्स ने दिया था। और इस कारण से क्या हुआ? वो सब फोटॉन्स लॉस कर गए क्योंकि अपनी एनर्जी दे दिया उसने। तो उस टाइप के स्पेक्ट्रम में वो फोटॉन्स मिसिंग होंगे, और वो डिफरेंट एटम्स के लिए अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, देन इट विल रिलीज सम एनर्जी, और वो एनर्जी किसके टर्म में आएगा? लाइट के टर्म में, फोटॉन्स के टर्म में। इट मीन्स कि आपको वो सब जो मिसिंग फोटॉन्स थे फिर से मिल रहे हैं। तो जो मिसिंग थे ना वो क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट स्पेक्ट्रम मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा आपको? जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से
लो एनर्जी स्टेट पे आते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। तो ब्राइट आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। बट इलेक्ट्रॉन्स अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं, है ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर जाता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोथ स्पेक्ट्रम डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स बोलते हैं, और वो किसी फिक्स एटम्स के लिए फिक्स होता है। समझ लो एक पिक्चर्स की तरह, जैसे मेरा जो आप फोटो खींचोगे तो एक फिक्स मिलेगा, उस फोटो देख के बोल सकते हो अच्छा ये सर है या फिर वो है। आपकी फोटो थोड़ी डिफरेंट होगी, तो साइंटिस्ट के पास समझ लो एटम का फोटो है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, फोटो है। अच्छा देखा, फोटो ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। फोटो ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये एटम है। तो भाई इसको चेक करके हम लोग देख सकते हैं, है ना, ये स्पेक्ट्रम किसका है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, लिथियम का है, बेरिलियम का है, या किसका है। वी कैन इजिली चेक इट। क्लियर हुआ, है ना, स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड ठीक है, क्लियर हो गया। सही है ना, ठीक है। तो अब सुनो, एक हम लोग अब, अच्छा इसको मैं हटा ही देता हूँ, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के बताता हूँ आपको। चलो इसमें हो जाएगा, चलो मैं नेक्स्ट अब इसमें बता रहा हूँ, है ना। अच्छा ये जेड से मल्टीप्लाई कर देना, किसी और एटम के लिए बात करोगे तब। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं, है ना, दो ऑर्बिट्स हैं, या एनर्जी सेल बोल लो, ऑर्बिट्स बोल लो, जो भी बोलो आप, ठीक है। अगर मान लो एक ये है और ये सेकंड ये है, ठीक। आपने एनर्जी क्या पढ़ा है, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये मान लो कोई एक एनर्जी सेल रहा होगा या फिर ऑर्बिट रहा होगा, N1 रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं पता। तो इसकी एनर्जी क्या लिखोगे आप, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। किसी भी एटम के लिए होगा, मुझे नहीं पता। ये दूसरा ऑर्बिट है N2, इसकी एनर्जी क्या लिखोगे आप, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। ये मान लो कि N1 ग्रेटर है N2 से, है ना, N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है ना। मान लो कि N1 अगर 1 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा, ये अगर ये 4 रहा होगा तो ये 6 रहा होगा। मान लो N2 इज ग्रेटर देन N1, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो अगर इलेक्ट्रॉन N1 से N2 पे जाए, इलेक्ट्रॉन अगर N1 से N2 पे जाए, या फिर रिवर्स भी ट्रू है, N2 से N1 पे आए, दोनों केस में क्या होगा, एनर्जी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एनर्जी देना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट से कहां पे आ रहा है, ये लोअर में आ रहा है, और ये लोअर से कहां पे जा रहा है, हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो एनर्जी इसको देना होगा, एनर्जी इसको देना होगा इस इलेक्ट्रॉन को, और इसको ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। दोनों केस में जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो सेम होगा, अगर आपको एनर्जी देना होगा या फिर एनर्जी रिलीज करेगा, बोथ केस में एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये, और एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी डिपेंड करेगा इनके डिफरेंस पे, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज्ड
बाई इलेक्ट्रॉन और एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कितना होगा बताओ। और अगर ये है ना, इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम ये जंप इन बिटवीन, जंप फ्रॉम n1 टू n2, ठीक है, या n2 टू n1, जब भी एनर्जी ये रिलीज करेगा ना या एक्सेप्ट करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर। देखो एक्चुअल में हमने क्या किया है ना, ये फाइनल है, मान लो कि -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, और माइनस क्या किया -13, माइनस ये ऑलरेडी है ना। मान लो आपने ऐसा किया ना, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो मान लो आपने क्या किया फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स क्या, मान लो -13.6 जेड स्क्वायर बाई है ना n1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फाइनल कितना है, फाइनल मान लो ये है, तो फाइनल क्या हो गया ये n2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना हो गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एनर्जी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्लस में हो गया है ना, प्लस n1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको कॉमन ले लोगे 13.6, तो ये क्या होगा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो सुनो, एनर्जी आप इधर रिलीज करोगे या एब्जॉर्ब करोगे है ना, बट एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो अगर आप हाइयर से लोअर में आओगे तो एनर्जी क्या करोगे, आप रिलीज करोगे। हाइयर से लोअर में आने पे एनर्जी क्या करोगे, आप रिलीज करोगे, और अगर आप लोअर से हायर में जाओगे एनर्जी एक्सेप्ट करोगे, बट एनर्जी का वैल्यू तो यही होगा, E इक्वल टू क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी को मैं आगे लिख देता हूं है ना। तो एनर्जी रिलीज करो या एब्जॉर्ब करो, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा सेम है ना, और इसी फॉर्मूले को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो एनर्जी विल बी 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। देखो n1 से n2 में जाए या n2 से n1 में आए, आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करोगे है ना, प्लस में रहेगा ये। और E पता है, E क्या था hc/λ, पढ़ चुके हो ना, फोटॉन्स के टर्म में एनर्जी आएगा या फोटॉन्स एनर्जी देगा, एनर्जी दे कौन रहा है hc/λ, ठीक है ना। ये क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और लिख दूं, इसका वैल्यू पता है आपको 12400 लेमडा किस में होता है, एंगस्ट्रम में, ठीक है। ये किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको आप लिख सकते हो, लेमडा है एंगस्ट्रम में, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो है ना। इस टर्म को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो लिख सकते हो आप 1/λ एंगस्ट्रम इक्वल टू, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम 1.01 इंटू 10⁻³ जेड स्क्वायर एंड 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। इसी फॉर्मूले का आगे का एक्सटेंशन है ना। तो अगर आप इस लेमडा को है ना चेंज करोगे एंगस्ट्रम से मीटर में है ना, तो लिखोगे आप 1/λ इन मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 अच्छा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इसलिए मैं कुछ बता दे रहा हूं, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर,
ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर। और अगर आपको चाहिए 1/λ इन मीटर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, आर बी इंटू जेड स्क्वायर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाना। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर बी क्या है, आर बी इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है 1.01 या 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। देखो फॉर्मूला हमें याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, या फिर आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में देख सकते हो, या फिर एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहाँ से था, तो यहाँ से, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी क्या होता है, hc/λ, पता ही है आपको, है ना। और hc/λ हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, hc का वैल्यू क्या आएगा 1400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप चाहते हो कि लैम्डा को कन्वर्ट कर दो किसमें, मैं मीटर में, तो मीटर में आपको इस टाइप से वैल्यू आएगा। और ये आया क्या, वेवलेंथ के टर्म में, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी सेल में दूसरे एनर्जी सेल में जा रहा है ना, तो वेवलेंथ कितना जनरेट होगा फोटॉन्स का, ये पता चल रहा है आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, है ना। अभी बस इतना ही पढ़ो, चलो बाय, टेक केयर।